सेल्फ मालती और हम रीड कर रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका हमने एक पार्ट हमने रीड कर लिया है। ये उसका नेक्स्ट वीडियो है जो हमारा हाफ चैप्टर रहता है। तो हम पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता के बारे में भी, उसकी नगर योजना क्या क्या थी वो हमने रीड कर लिया है। नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला, भी वो किस टाइप की क्या क्या बनाने, क्राफ्ट में कैसे थे, यहाँ मूर्तियाँ कैसे बनाते थे। तो स्टार्ट करते हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला के अंतर्गत प्रस्तर यानी कि पत्थर की, धातु और मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख है। भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता में क्या है, किस किस टाइप की मिले हैं, पत्थर की है, धातु और मिट्टी की मूर्तियों का उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त मुन के, मोहरे, मन के और मिट्टी के बर्तन इसके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। यानी कि पत्थर धातु के अलावा भी जो मोहरे हैं, मन के हैं, मिट्टी हैं इत्यादि का भी वर्णन मिलता है। प्रस्तर मूर्ति में सबसे उल्लेखनीय यानी कि जो पत्थर की मूर्ति उसमें सबसे बेस्ट भाई, जो सबसे अच्छी जो मूर्ति पाई गई है खुदाई के दौरान, वो है 19 सेंटीमीटर लंबी खंडित पुरुष की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। खंडित मतलब जो थोड़ी भाई टूटी हुई अवस्था में मिली है, ठीक है। जो तिप्तिया अलंकरण से युक्त साल ओढ़ी हुई है, यानी कि जो भी यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है जी, ये जो मूर्ति दिखा रखी है, ये बताइए जो सबसे जो लंबी मिली है भाई 19 सेंटीमीटर की पुरुष की मूर्ति मिली है, जो थोड़ी खंडित अवस्था में है, साल युक्त, यानी कि दिखा रखा है, जो दिखा रहा है जिससे कढ़ाई का कोई सोल वगैरह ओढ़े हुए है। मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी कि वहाँ से मोहनजोदड़ो से विश्वविख्यात धातु की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। नर्तकी मतलब नाचते हुए भी धातु की एक मूर्ति मिली है, नाचती हुई कला के रूप में। पुरुषों, स्त्रियों व पशु पक्षियों की भी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। मानव को मिट्टी की मूर्तियाँ आभूषण और सिरों वेशभूषण के साथ मिलती हैं, यानी कि और भी मूर्तियाँ मिली हैं भाई, मानव की है, महिलाओं की, पुरुष के भी। पशु और पक्षियों में बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता, हाथी, सुअर, मोर, बतख, तोता और कबूतर आदि मुख्य रूप से मिलते हैं, यानी कि इन जानवरों की, पक्षियों की, पशुओं की भी मिले हैं मूर्ति। नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता की कला में मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान है। वे जो मोहर हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मोहरे मुख्यतः चौकोर या आयताकार यानी कि दोनों फॉर्म में भी पाई जाती थी, जिस पर सूक्ष्म उपकरणों से पशु पक्षियों, देवी देवताओं एवं लिपि को अंकित किया गया है, यानी कि उस पर कोई लिपि भी लिखी हुई मिले जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं आज तक, जिसमें पशुओं की, पक्षियों की, इनके चित्र भी अंकित मिले हैं। सेलखड़ी, गोमेद, शंख, हाथी दांत, सोने, चांदी और तांबे आदि के आभूषण जैसे मन के हैं, चूड़ियाँ हैं, बिहार हैं, कंगन है, अंगूठी आदि भी मिलते हैं, यानी कि शंख धातु यानी कि सोने चांदी, हाथी दांत के, सेलखड़ी के, इनके भी आभूषण मिले हैं। इसके अतिरिक्त खेल के उपकरण भी मिले हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन और अन्य गृह उपयोग वस्तुएं भी बनाई जाती थी, ठीक है। ये तो था भाई सिंधु सभ्यता की कला, यानी कि वो कैसी कैसी मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे। ये पिक्चर में दिखा रखे भी पुरुष की मूर्ति है। नेक्स्ट चित्र 0.6 में है मिट्टी की मूर्तियाँ, ये वहाँ पर पाई गई है। नेक्स्ट है भाई सरस्वती सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन कैसा था, यानी कि उनका जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस तरह की थी, वो उसके बारे में हम रीड करेंगे। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का प्रचार क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। व्यापक मतलब भाई बहुत दूर दूर तक था सिंधु सभ्यता का प्रचार क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट है लेकिन नगर योजना, पात्र परंपरा, उपकरण निर्माण, बाट, माप, मोहरे, लिपि आदि की समरूपता कुशल प्रशासन के अतिरिक्त का अस्तित्व का संकेत करती है।
मतलब ये है कि भाई सिंधु सभ्यता का यानी कि वो दूर दूर तक तो फैली हुई थी, लेकिन वहाँ जो भी पाए गए भी हैं बर्तन, पाए गए हैं जो भी उपकरण पाए गए हैं, जैसे बाट वगैरह है, माप तोल की जो प्रणाली पाई गई है, उनमें भी समरूपता है, यानी कि वो सेम मिले हैं भाई। यानी कि अगर 1 मीटर कपड़े का प्राइस एक जगह पर 10 10 रुपए है, तो वहीं दूसरी जगह पर भी वहीं सेम प्राइस मिले हैं, यानी कि नाप तोल की प्रणाली एक जैसी थी। इसका मतलब ये है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर भाई अच्छा कुशल प्रशासन व्यवस्था का ये हमें संकेत मिलता है। लेकिन प्रशासनिक स्वरूप क्या था, यानी कि शासन व्यवस्था कैसी थी, मतलब कैसे, कौन हेड होता था या किस तरह से शासन चलता था, कैसी व्यवस्था थी, कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था या राजतंत्रात्मक था, इसके बारे में हम रीड करेंगे। तो नेक्स्ट है भाई, ये निश्चित रूप से कहना अत्यंत कठिन होगा, यानी कि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासन व्यवस्था किस तरह की थी, ये मतलब बिल्कुल पूरी तरह से तो हमें नहीं पता है भाई किस तरह थी वहाँ की शासन व्यवस्था, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा अंदाजे लगाए गए हैं। तो भाई जो हंटर महोदय हैं, जो हंटर महोदय ने यहाँ के शासन को भाई गणतंत्रात्मक माना है। भाई अंडरलाइन कर लेना कि जो हंटर है उसने कैसी शासन व्यवस्था बताई है, तो गणतंत्रात्मक। गणतंत्रात्मक का मीनिंग होता है कि जिसमें प्रजा अपना जो नेता है उसका चुनाव खुद चुनती है, उसको खुद चुनती है, वो होती है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट है, सार्वजनिक भवनों और नगर दुर्ग का उपयोग संभवतः परिषद, यानी कि जो सार्वजनिक भवन वगैरह मिले हैं, नगर दुर्ग है, इनका उपयोग संभवतः परिषद के जो सदस्य हैं, यानी कि जो मंत्री वगैरह हैं उनके सदस्यों के लिए होता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। व्हीलर लिखते हैं कि सत्ता का स्रोत कोई भी क्यों न हो, यानी कि सत्ता किसी तरह भी क्यों न चल रही हो, उसमें संभवतः धर्म को ही प्रमुखता प्राप्त थी। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि शासन व्यवस्था चाहे किसी तरह की भी हो, लेकिन उसमें महत्ता किसकी थी भाई, प्रमुखता किसकी थी, धर्म की ही प्रमुखता थी। मेसोपोटामिया सभ्यता में नगर राज्यों का संचालन, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, नगर राज्यों का संचालन जो पुरोहित शासकों के हाथ में था। पुरोहित मतलब जो पुजारी वगैरह हैं, जो बड़े बड़े मंदिरों के पुरोहित हैं, उनके हाथ में थी। और संपूर्ण भूमि मंदिरों की संपत्ति होती थी। जो संपत्ति होती थी भी, जो किसके अंडर में आती थी, भूमि मंदिरों की संपत्ति होती थी। विद्वानों का मानना है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के प्रशासन का संचालन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 राजधानियों से होता था। यानी कि विद्वानों का मानना है कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसका सेंटर मतलब किसको बताया है भाई, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो आज कहाँ पड़ते हैं दोनों, पाकिस्तान में। ओके, नेक्स्ट है, लेकिन राखी घड़ी और धोलावीरा के आकार को देखकर उनके महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता। ये बताया कि जो राखी घड़ी है भाई, जो राजस्थान में पड़ता है, धोलावीरा जो गुजरात में है, उनके जो आकार है भाई, वहाँ की जो व्यवस्था को देखकर उसके भी महत्व को भी हम नहीं नकार सकते। ये पुरास्थल यानी कि ये जो प्राचीन अवशेष हैं भी सरस्वती सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगरों में के रूप में रहे होंगे। यानी कि ये भी दोनों नगर हैं, ये भी भाई सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रशासनिक नगर रहे होंगे, जिस तरह इनकी महत्ता देखने को मिलती है। तो भाई ये मोहरे हैं, इस टाइप की मोहरे खुदाई के दौरान पाई गई है, जिनमें पशुओं के, पक्षियों के चित्र अंकित हैं, जो चौकोर में भी हैं, आयताकार में भी हैं। नेक्स्ट ये है मिट्टी की कलाकृति, यानी कि मिट्टी के खिलौने मिले हैं भाई इस तरह के। ये लिपि है, ये जो सिंधु सभ्यता के टाइम पीरियड में लिखी हुई मोहरों पर
कहीं इन पर लिखी हुई मिली है, जिसको भी कोई मतलब इनको समझ नहीं पाया है, इनको भी क्या लिखा हुआ है सही रूप में। ओके, अब इनका है भाई सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। भाई सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन किस तरह का था, भाई समाज किस तरह डिवीजन था समाज का। तो पढ़ते हैं भाई सामाजिक जीवन। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का समाज अनेक वर्गों में विभाजित रहा होगा। नगर को दुर्ग क्षेत्र, यानी कि जो नगर है उसको दुर्ग क्षेत्र और आवास क्षेत्र में विभाजित किया जाता था। ठीक है, नगर दुर्गों में कौन रहते थे, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था भाई नगर और नगर को दुर्ग क्षेत्र और आवास क्षेत्र में विभाजित किया गया था। तो नगर दुर्गों में संपन्न व्यक्ति, जो नगर दुर्ग है उनमें भाई जो अच्छे खासे हैं अमीर घराने से वो व्यक्ति निवास करते थे। धोलावीरा के दुर्ग क्षेत्र में को दो भागों में बांटा गया। जो धोलावीरा है उसमें जो दुर्ग क्षेत्र है उसको भी दो भागों में बांटा गया था, जिसमें संभवतः एक में शासक वर्ग और दूसरे में महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, यानी कि जो बड़े बड़े अफसर हैं वो रहते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। दुर्ग क्षेत्र में सुरक्षा और विशेष सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। आवासीय क्षेत्र में जो आवासीय क्षेत्र हैं भाई उनमें कौन रहते थे, दो बताए हैं ना कि नगर दुर्ग और आवासीय क्षेत्र। तो नगर दुर्गों में तो संपन्न व्यक्ति और ऑफिसर वगैरह रहते हैं। तो आवासीय क्षेत्र में जो व्यापारी हैं, सैनिक अधिकारी हैं, शिल्पी हैं और मजदूर रहते थे। धोलावीरा में इस वर्ग के लोग भी दो अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में रहते थे। जो धोलावीरा बताया है जगह कहाँ पड़ती हुई, गुजरात में। इस वर्ग के लोग भी दो अलग अलग आवासीय क्षेत्रों में रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र रक्षा प्राचीर भी जो धोलावीरा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो आवासीय क्षेत्र जो जहाँ पर रहते थे वो रक्षा प्राचीर से भी घिरे हुए नहीं थे, यानी कि वो चारों तरफ किसी एक सुरक्षित बाउंड्री से नहीं घिरे हुए थे। नेक्स्ट है भाई बताया कि हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो में आवासीय क्षेत्र जहाँ पर लोग रहते थे वो रक्षा प्राचीर से भी घिरे हुए नहीं थे, किंतु जो कालीबंगा है, लोथल है, बनावली और धोलावीरा में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। भाई यहाँ पर क्या थी, किलेबंदी की हुई थी लोथल, बनावली में और धोलावीरा में। ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के समाज में कृषक हैं, कुंभकार हैं, बढ़ई हैं, नाविक, श्रमिक, आभूषण बनाने वाले शिल्पी और जुलाही आदि अन्य महत्वपूर्ण वर्ग थे। यानी कि ये समाज में वर्ग थे, कारीगर थे जो काम करते थे अलग अलग। ठीक है, मृद भांड, यानी कि जो ये मिट्टी के मृद भांड दिखाए हुए इस टाइप के ये मिट्टी के बर्तन थे जो रेड कलर के हैं, उन पर ब्लैक कलर से डिजाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। वे याद रखना कि वो किस टाइप के भोजन करते, तो वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ठीक है, इनका मुख्य भोजन मुख्य भोजन क्या था भाई, मुख्य भोजन जौ, गेहूँ, चावल, फल, सब्जियां, दूध, मांस यानी कि मछली, भेड़, बकरी सूर आदि था। खुदाई में मिले चूल्हे, सील बट्टे आदि से भोजन पकाने और पीसने के प्रमाण भी मिलते हैं। यानी कि जो खुदाई के दौरान चूल्हे के भी अवशेष पाए गए हैं, सील बट्टे जो हम आज भी उनको यूज करते हैं पीसने के रूप में, मसाले वगैरह पीसने में। ठीक है, तो इनके भी प्रमाण मिलते हैं। भोजन के लिए थाली, गिलास, कटोरा और लोटा आदि का प्रयोग किया जाता था। अब नेक्स्ट है भाई, ये आभूषण दिखा रखे हैं साइड में चित्र पॉइंट 11 में, नीचे हैं कंघा दिखा रखा है भाई, ये खुदाई के दौरान मिले हैं। नेक्स्ट है ये शीशा है भाई, शीशा है ये इस टाइप का, ये खिलौने हैं बच्चों के। नेक्स्ट है सरस्वती सिंधु सभ्यता के निवासी वस्त्र और आभूषण के विशेष शौकीन थे। यानी कि वस्त्र और जो आभूषण है, कपड़े और गहनों के भी बहुत शौकीन थे भी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर की मूर्ति
तिप्तियाँ अलंकृत सोल ओढ़े हुए हैं, जिसका बायां कंधा ढका है और दाहिना खुला है। दाढ़ी विशेष रूप से संवरी हुई है, यानी कि पहले हमने जो पिक देखी थी एक वृद्ध व्यक्ति की, उसके बारे में वर्णन है। और केस पीछे की ओर सवार कर एक फीते से बंधे हुए हैं। दाहिने हाथ पर एक भुजबंद बंधा हुआ है, यानी कि बाजूबंद हम जिसको बोलते हैं भी। वहीं से प्राप्त एक अन्य मूर्ति कमर पर पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, और भी मूर्ति मिली है जो वे अपनी कमर पर पारदर्शी वस्त्र पहने हुए हैं। आभूषणों में मुख्य रूप से हार, भुजबंद, कंगन, अंगूठी आदि पहनी जाती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। भाई ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि जो स्त्री हैं और पुरुष हैं दोनों ही आभूषण पहनने के शौकीन थे, जो आज भी क्या है भाई हमें देखने को मिलती हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते हैं, जिससे निर्माताओं की कलात्मक अभिरुचि का परिचय मिलता है। यानी कि उनके आभूषणों से, गहनों से भी जो कला जो बनाने वाले हैं उनकी अभिरुचियों के बारे में पता चलता है निर्माताओं के। धनी लोग सोने, चांदी, अर्ध कीमती पत्थर, हाथी दांत आदि के, जबकि निर्धन लोग पक्की मिट्टी के, हड्डी और पत्थर के आभूषण पहनते थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों की केश विन्यास में विशेष रुचि थी, यानी कि बालों को सजाने संवारने में भी विशेष इंटरेस्ट था उनका। वे मुख्य रूप से हाथी दांत के कंघे और तांबे के शीशे प्रयोग करते थे। वे कैसे थे होते थे उनके कंघे? हाथी दांत और तांबे के शीशे का प्रयोग करते थे। स्त्रियां काजल, सुरमा, सिंदूर भी लगाती थी। शतरंज का खेल और नृत्य उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोग शिकार के भी शौकीन थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने, झुंझुने, सीटियाँ और गाड़ियाँ आदि थी। भाई ये शतरंज के खेल के मोहरे हैं उस टाइम की पाई गई है, यानी कि शतरंज का खेल भी खेला जाता था। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।